इंफॉर्मेशन पोल्यूशन का दौर है, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को हमारे उनमें नहीं फंसना चाहिए। ये जो सामान्य हिंदी है जी, ये क्वालिफाइंग है या इसके फाइनल मार्क्स में इसके मार्क्स जुड़ते हैं? पुराने टॉपर्स के आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर रही थी वहाँ पर। जो बच्चे इंस्टीट्यूट को नहीं अवेल कर सकते, वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो वो क्या ऑथेंटिक सोर्स हैं, मुझे लगता है ये भी आपको बताना चाहिए बच्चों को, और इससे उनकी काफ़ी मदद होगी। हम सब ने सुना होगा कि हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। जी हाँ, हिंदी सबसे पहले ये अभिव्यक्ति का माध्यम बनी, फिर ये भाषा बनी, और आज ये रोजगार का माध्यम भी है। आज अगर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में आपको सेलेक्ट होना है तो हिंदी से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और हो भी क्यों ना, आपको हिंदी भाषी राज्य में काम करना है। हिंदी में जीने वाले, हिंदी में बोलने वाले, हिंदी में चलने वाले, हिंदी में सब कुछ करने वाले लोगों के बीच जाके आपको काम करना है। तो हिंदी पे आपकी पकड़ जरूर मजबूत होनी चाहिए। यह अलग बात है कि आप अपने घर में भी बातचीत में हिंदी ही उपयोग करते हैं, दोस्तों के बीच भी बहुत सारी बातों में आप हिंदी ही यूज करते हैं। हालांकि माध्यम थोड़ा बदला है, वो हिंदी इंग्लिश हो चुका है, क्योंकि इंग्लिश का समावेश ज्यादा हो चुका है। और हिंदी होने के नाते जहां भी बात आती है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, और इसी कॉन्फिडेंस के चलते 10+2 में याद कीजिए आपने हिंदी को बहुत शिद्दत से इग्नोर किया होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको यह लगता है कि हिंदी हमारे घर की भाषा है, तो हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। ज्यादा फोकस हम देते हैं फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे, या मैथ पे, या दूसरे सब्जेक्ट्स पे। तब तो हिंदी ने आपका काम चला दिया और आपको डिग्री मिल गई। लेकिन जब बात सिलेक्शन की हो, नौकरी की हो, रोजगार की हो, तो अब वो हिंदी सामान्य नहीं रह जाती। मैं सब बातें कर क्यों रहा हूं? अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। मेंस में सामान्य हिंदी पूरे 150 मार्क्स की आती है। बच्चों में खलबली मची हुई है कि इसको कैसे टैकल करें। लगातार फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन सभी प्रश्नों को एक साथ लेकर के हमारे ध्येय आईएएस की हिंदी की एक्सपर्ट दीप्ति मैम से सीधे बातचीत कर लेते हैं। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं दीप्ति मैम, जिनसे हम तसल्ली से बात करेंगे कि बच्चे सामान्य हिंदी को लेकर के किस प्रकार का अप्रोच रखें। तो दीप्ति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो ये बातचीत के सिलसिला मैं शुरू करूं, मेरा पहला सवाल यही है कि सामान्य हिंदी क्या सच में सामान्य है? और दूसरा कि सामान्य हिंदी क्यों पूछा जाता है, वो भी 150 मार्क्स का? इसके पीछे यूपी जो आयोग है यूपी का, उसकी फिलॉसफी क्या है? बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, आपने कहा सामान्य हिंदी। देखिए, हिंदी सामान्य नहीं है, ये हिंदी अपने आप में एक अलग इसका इतिहास है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो बात है, परीक्षा की दृष्टि से जो उसका पर्पस है कमीशन का, उसने इसको सामान्य तौर पे बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं पीसीएस का, तब भी वहाँ कहते हैं कि स्नातक स्तर पर आपको फॉर्म मतलब स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जी। तो हिंदी के लिए भी वैसे ही है कि आपको एक सामान्य जानकारी, देखिए पेपर का में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है? ऐसे ही हिंदी को भी सामान्य रखा गया कि एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति को जो एक सामान्य हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम एक सामान्य हिंदी रख दिया गया है। तो मतलब एक कोई बड़ा एक्सपर्टाइजेशन आपसे नहीं मांग रहा है कि आप बड़े हिंदी के एक्सपर्ट हो जाइए। मतलब अब चूंकि हिंदी प्रदेश है और आपको हिंदी की सामान्य जानकारी भी नहीं है, आप सामान्य शब्दों के अर्थ नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए उसने सामान्य हिंदी रखा हुआ है आपके सिलेबस में, और ये 150 अंकों का होता है। और ये सिर्फ 150 अंक का जो पेपर रखने का जो उसका पर्पस है, वो सिर्फ यही है कि आपकी अभिव्यक्ति क्षमता, आपकी भाषा की क्षमता, भाषा को समझने की क्षमता कैसी है, बस इसी बात का उसको आकलन करना है। अच्छा जी तो एक तो बच्चों में कंफ्यूजन बना रहता है जी कि जो सामान्य हिंदी है जी ये क्वालिफाइंग है या इसके फाइनल मार्क्स में इसके मार्क्स जुड़ते हैं? जी, यूपी पीसीएस में इसके मार्क्स देखिए जुड़ते हैं। इस परीक्षा में 150 अंक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझिए कि यदि आप सेलेक्ट होने वाले हैं और कहीं कुछ अंकों से रुक रहे हैं, आपने जीएस में थोड़ा सा सामान्य किया, और देखिए हिंदी में अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो 100+ नंबर लाना बड़ी आसान बात है। और अभी तक का मैक्सिमम नंबर 112 तक आया, 107, 108, 112 नंबर तक मिले हुए जी। और अगर थोड़ा सा प्रयास आप कर लेंगे तो ये जो 20 नंबर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, हिंदी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है।
तो अगर आप इसमें थोड़ा-सा प्रयास करें तो आप सिलेक्शन की तरफ पहुँच जाएँगे। और अगर जो है रैंक वाली स्थिति में आपने जीएस में बहुत अच्छा किया हुआ है, ऐसे भी आपने अच्छा लिखा है, तो कुछ एक नंबर कम पड़े तो आपकी रैंक लग सकती है। पुराने टॉपर्स के आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर रही थी वहाँ पर। अच्छा, इसीलिए कुछ टॉपर्स के मैंने इंटरव्यूज देखे, जी। वो इसे गेम चेंजर के रूप में भी कहते हैं। बिल्कुल, वही बात मैंने कही कि गेम चेंजर तो ये है ही, पूरा खेल को बदल देने वाली है कि कई बार ऐसे लोग रहे कि उन्होंने जीएस में बड़ा अच्छा किया और इंटरव्यू कॉल नहीं आई। क्यों? क्योंकि हिंदी में नंबर कम थे। ओके। हाँ जी। और कुछ लोग अगर हिंदी में अच्छा मार्क्स मिला है, हाँ, जीएस में थोड़ा कम है, तो भी उनकी कॉल हो गई। कॉल हो गई है। अच्छा, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल ये अपॉर्च्युनिटी है इसको अपॉर्च्युनिटी के तौर पर, एक अवसर के तौर पर ही लेना चाहिए। अच्छा, तो एक चीज और है, जी, जो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जी। क्या इनके लिए हिंदी सामान्य हिंदी एक इजी फोर्ट है और इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत टफ चीज है? नहीं, 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 ये मात्र एक भ्रम है और इसी से मुझे स्टूडेंट्स को निकालना भी है। देखिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो समझते हैं कि हो जाएगा, ये तो वही है, इसमें करना क्या है? बहुत सारा कुछ हमको ऐसे ही आता है। कुछ तो ऐसे हैं कि वो सीधे परीक्षा के मतलब 1 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले पे हिंदी काम करना शुरू करते हैं। मतलब उन्होंने कभी हिंदी पे नहीं पढ़ा, बस एक बार सिलेबस वगैरह देखा और परीक्षा से 1 हफ्ता पहले हिंदी स्टार्ट करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है और इंग्लिश मीडियम वाले इतने डरे रहते हैं, इसलिए उनके साथ समस्या गंभीर हो जाती है। तो मीडियम का यहाँ कोई बड़ा महत्व नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत है बस ठीक ढंग से काम करने की, एक बार पूरे सिलेबस को ठीक ढंग से कर जाने की या पूर्व में पूछे गए प्रश्नों पर ठीक से काम कर लेने की। तो आप किसी भी माध्यम के हों, आप अंग्रेज़ी माध्यम के हों या हिंदी माध्यम के हैं, कुछ थोड़ी-सी सावधानियाँ रखते हुए आप विषय को गंभीरता से एक बार तैयार कर लीजिए और सेफ ज़ोन में आप चले जाते हैं। देखिए, सिलेबस बड़ा कंसाइज़ है, बड़ा छोटा है। एक बार आपने ठीक काम करे और बदलाव इसमें कुछ होना नहीं, जैसे अन्य जीएस वगैरह में देखिए लगातार अपडेट होता है करंट से। हिंदी में तो ऐसा कुछ है नहीं, सेट सिलेबस है, कई साल से वैसे ही चल रहा है, कोई परिवर्तन उसमें हुआ नहीं है। तो एक बार अगर पीवाईक्यूज़ को देखकर पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को देख कर के ठीक ढंग से आकलन कर लिया जाए और अच्छे से मेहनत कर ली जाए और ये जो कम्फर्ट ज़ोन बना रखा है ना, हिंदी तो हो ही जाएगी, ठीक है? या फिर हिंदी को लेकर के बहुत जो परेशानी में है, तो आप इससे एक बार अपने आप को निकाल लीजिए और बहुत मतलब सेफ मैंने जैसा अभी अपन भी बात किया कि अगर आपकी रैंक रुक रही है, तो रैंक आ जाएगी, सिलेक्शन रुक रहा है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी वो ज़ोन है। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी। कि आपने कहा कि भाई बहुत से बच्चे 1 हफ्ते पहले तैयारी शुरू करते हैं। जी। तो आप एक तो ये बता दीजिए कि कितना टाइम दे कोई एस्पिरेंट, ठीक है, कि हिंदी पे उसकी ठीक-ठाक पकड़ हो जाए? टाइम, ये टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए? और दूसरा चीज़ ये बता दीजिए कि सिलेबस कैसा है? या इसका सिलेबस मतलब क्या उतने दिन में वो कवर हो जाएगा? जी। ये थोड़ा-सा ठीक क्लियर है। 2 चीज़ें तो मैं आपकी बताऊँगी ही बताऊँगी, इसमें एक बात ऐड करूँगी जिससे स्टूडेंट्स को आसानी हो जाएगी। पहला जैसा कि आपने पूछा कि कितना समय लगेगा, देखिए एक बार सिलेबस को देखिए और कोई भी हो, आप अंग्रेज़ी माध्यम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, किसी भी माध्यम के हो, सिलेबस को एक ठीक ढंग से देखिए, एक फ्रेशर बच्चे की तरह आप सब्जेक्ट को उठाइए। पूरा सिलेबस अच्छे से समझिए और उसके बाद अपने आप को 3 महीने का समय दे दीजिए। सी मन 3 महीने एक बार लग करके उस पे काम करने की ज़रूरत है। सिलेबस देखने के बाद नियमित अभ्यास के साथ आप करिए। 3 महीने सफिशिएंट हैं। 3 महीने एक बार 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का समय दे दीजिए। 3 महीने में आप हिंदी अपना तैयार कर चुके होंगे। और अगला प्रश्न जैसे सिलेबस की बात कही, तो सिलेबस को मेरा मानना है कि 2 हिस्सों में बाँटना चाहिए। एक इसका सैद्धांतिक पक्ष है या साहित्यिक पक्ष है और दूसरा इसको मैं व्याकरण वाले पक्ष में रखती हूँ। तो सैद्धांतिक पक्ष में अगर कहा जाए तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टॉपिक हैं जहाँ से सवाल है। जैसे संक्षेपण का सवाल है, संक्षेपण आता है आपका, भावार्थ, आशय या सारांश लिखने को कहा जाता है और ये दोनों ही चीज़ें अपठित गद्यांश आपको मिलता है। अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना होता है और उसके बाद वहाँ से भावार्थ उसका निकालना होता है उसके सेंट्रल आइडिया के आधार पर। कई बार कन्फ्यूजन इस चीज़ में भी होती है कि भावार्थ क्या है, सारांश क्या है, आशय क्या है। तो इन सब बारीकियों को भी समझना होगा। एक प्रश्न में आपसे व्याख्या करने को कहा जाता है जहाँ पर आपको दी गई जो रेखांकित गद्य में पंक्तियों को रेखांकित कर देता है कमीशन। तो 4 व्याख्याएँ आपको वहाँ पर करनी होती है। तो पंक्ति वाइज़ उनकी व्याख्या करनी होती है। तो पहले तो इन बारीकियों को आप समझ लीजिए कि भावार्थ क्या है, सारांश क्या है, आशय क्या है, व्याख्या कैसे लिखनी, फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि व्याख्या कई बार हम कॉपीज़ में देखते हैं कि व्याख्या लिखना ही नहीं जान रहे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भावार्थ व्याख्या जैसा लग रहा है और व्याख्या भावार्थ जैसी लग रही है, इस ढंग से लिख देते हैं। तो इस बारीकियों को समझना होगा। साथ ही जैसे एक प्रश्न संक्षेपण का है, तो 20 नंबर का संक्षेपण ही पूछता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि बातों को बढ़ा-चढ़ा के कहना तो आसान होता है,
जो कि हमें व्याख्या में करना होता है। लेकिन जब संक्षेपण में आता है तो उस जिस पैराग्राफ को आपने कभी नहीं पढ़ा, उसको पढ़ के अपने शब्दों में एक लिमिटेड वर्ड में लिखना होता है। तो ये बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती भरा होता है, जब आपको कुछ अपशब्द सीमा दे दी जाए और जो मूल गद्य है उसका 1/3 एक तिहाई शब्दों में कर दीजिए, तो ये एक चुनौती भरा काम वो होता है। गागर में सागर जी, 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 वो आसानी से नहीं आता, वो निरंतर अभ्यास से आता है। तो संक्षेपण में का ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा उसी संक्षेपण में शीर्षक, उसका टाइटल, कि टाइटल आप क्या देंगे, और ये तभी हो पाएगा जब आपको भाषा की समझ होगी और उस पैराग्राफ से आप उसका सेंट्रल आइडिया, मेन थीम जो है वो निकाल लेंगे। तो शीर्षक चयन में भी बच्चे अक्सर करके ये गलतियाँ करते हैं कि कई बार 2-2 3-3 टाइटल लिख देते हैं। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा ऐसी स्थिति में कि 3 में से ये हुआ कि आपको जो भी पसंद आए लिख लीजिए, लेकिन वो तो आपसे चाहता है कि आप सटीक लिखें। तो जितना सटीक आप एक टाइटल चुन के लिख देंगे, उतना बढ़िया आपको नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का प्रश्न होता है। इसके अलावा एक प्रश्न नंबर 3 होता है, उसमें पत्रालेखन होता है। तो उसमें पत्र के 5-6 प्रकार हैं जिनको तैयार करना होता है। तो लिख लिख के एक बार अभ्यास कर लीजिए। देखिए वो इसमें कोई सेट नयापन कुछ नहीं होता कि कोई परिवर्तन आ जाएगा इतने पोर्शन में। तो आप लगातार काम करिए, लिख लिख के अभ्यास कीजिए, तो आप यहाँ पर बेहतर कर लेंगे। सैद्धांतिक प्रश्न में कितने सवाल आते हैं? 3 सवाल हैं यहाँ। 3 है। एक तो आपने अपठित गद्यांश कहा। हाँ, अपठित गद्यांश का भावार्थ सारांश आपको लिखना होता है दूसरा- और व्याख्या लिखनी होती है, उसे दूसरा- पहले प्रश्न में ही। ठीक है। दूसरा? जी, और दूसरा प्रश्न होता है जिसमें संक्षेपण लिखना होता है ठीक है। और शीर्षक चयन करना होता है। ठीक है। जी, और तीसरा है पत्र लेखन। जी, पत्र लेखन। ये स्टैटिक पोर्शन हम कह सकते हैं, ये स्टैटिक, ये बदलने वाला नहीं। ये बदलने वाला नहीं है, साहित्यिक पक्ष है एक तरीके से, ये है ना, सैद्धांतिक पक्ष आप इसको कह सकते हैं भाषा का। जी, तो एक सेगमेंट ये होगा। एक सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट कैसे लेना? हाँ जी, जो दूसरा सेगमेंट सेक्शन बी है, इसमें व्याकरण के सवाल रहते हैं बेसिकली। इसमें जैसे विलोम हो गया, विलोम के 10 शब्द दिए रहते हैं, आपको उसका विलोम लिखना होता है। मतलब अपोजिट। अपोजिट, जी जी, हाँ। और उपसर्ग प्रत्यय आपसे पूछे, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स है, तो वो करना होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वर्तनी शुद्धि मिलती है कि कुछ गलत शब्द दिए रहते हैं, उनको ठीक करके लिखना होता है। एक प्रश्न आपका आता है जहां पर आपको वाक्य शुद्ध करने को कहा जाता है। अच्छा, वो अशुद्ध देंगे, हाँ जी, तो शुद्ध कर सकते। शुद्ध करना होगा। तो उसमें भी गलतियां करते हैं कई बार। क्या करते हैं लोग उसमें स्टूडेंट्स कि सेंटेंस को पढ़ा तो उसको चेंज करके अपना अलग ही नया वाक्य बना देते हैं। फिर तो हमें लगता है उसके लिए ग्रामर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो जान ही नहीं पाते, गलती अंदाजा लगाते हैं उसमें एक्चुअली, जबकि वो देखने में 5 नंबर का है जरूर, लगता है कि वाक्य तो ठीक करने हैं इसमें, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो उन 5 स्टेटमेंट से आपकी पूरी भाषा चेक कर रहा है। देखिए, अगर आपको संज्ञा नहीं पता है, सर्वनाम नहीं पता है, आप विशेषण नहीं जानते हैं, आप क्रिया नहीं जानते हैं, आपको क्रिया विशेषण का अंदाजा नहीं है, आप लिंग वचन कारक को नहीं, आपने 3 मंथ्स बोला। जी 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 मैंने तभी जी जी जी, हाँ जी जी। तो ये सारी बारीकियों की अगर आपको समझ नहीं है, आप ये नहीं जान पा रहे हैं, तो आप फिर वहां पे गड़बड़ कर देंगे और अंदाजा ही लगाएंगे, और फिर आप सोचेंगे तो मैं ठीक करके आया था, ये गलती कैसे हो गई, नंबर कम मिलते हैं। लो, ये एग्जामिनर की इच्छा पर निर्भर है कि उसको पसंद आया तो, जबकि ऐसा नहीं है। ये जस्ट लाइक मैथ्स, आप समझिए इसको मैथ्स की तरह। सही है, सही है, गलत है तो गलत। गलत है तो गलत है, छोटी छोटी एक बिंदी का महत्व है यहाँ पर। और जैसे कई बार होता है कि हमें लगा कि भावार्थ बड़ा अच्छा लिखा रहे हैं संक्षेपण, अब पता चलता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में फ्लो ही नहीं है, वो टूटा टूटा महसूस हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें इस वाले सेगमेंट में क्या करते हैं कि वो पढ़ा वहीं से काट छाट के पैराग्राफ अपने शब्दों में लिखते ही नहीं है। और सबसे बड़ी गलती, वर्तनी की अशुद्धि करते हैं। अब सोचिए, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपने कोई लेटर लिखा और आप में आपकी लिखने में इतनी गलतियां हो गई, तो क्या मतलब फिर ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है इस लेवल पे। कोई महत्व से मुझे अभी याद आ रहा है जी, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे जी, कि एक एग्जाम्पल वो देते थे कि मतलब कितना वर्तनी अशुद्धि का कितना मतलब रोल होता है। जी, वो कहते थे अगर कुंती लिखा है जी, और उस पे अगर बिंदी हटा दिया जाए जी, जी, तो आप क्या पढ़ सकते हैं उस चीज को लेकर दिए। जी, तो वो ऐसा जवाब देते थे, तो हमें अचानक आपसे बातचत करते थे मुझे वो उदाहरण याद आ गया जी। कि अगर कुंती के ऊपर से बिंदी हटा दिया जाए तो तो वही करें, का अर्थ ही निकल जाए, अलग हो जाएगा। बिल्कुल। हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में बिंदी का विशेष महत्व है। हाँ, तो सही जगह पर आप सही बिंदी लगाएं तो वो बेहतर होता है। अच्छा अंक होगा, वरना अंक कट जाएंगे यहाँ पर तुरंत ही, हमें पता नहीं चलेगा अंक हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी, तो बिंदी का विशेष महत्व है हिंदी में, तो इस बारीकियों को ध्यान दें। और वापस सिलेबस पर आते हैं, हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे। तो अगला अब यहाँ पर आपका होता है, जैसे जैसे हम बात कर रहे थे कि वाक्य शुद्धि का। वाक्य शुद्धि पे बात की, जैसे मैं वर्तनी शुद्धि पे कह रहे थे। वर्तनी शुद्धि का गेम ये है कि हैं तो 5 सवाल, वहां पे भी 5 शब्द आपको मिले। अब बारीकी उसमें ये है कि अगर आपको संधि नहीं पता है, संधि का अगर आपको ज्ञान नहीं है,
ताप हाँ ठीक नहीं करता है। एक बड़ा और बुरा उसका उदाहरण है वो उज्ज्वल या उज्ज्वल। जी 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 जी, अध्ययन नहीं है, अध्ययन में कंफ्यूजन है, उज्ज्वल में कंफ्यूजन है ना। तो इस तरह के वो एक आधा जा होगा, पूरा जा होगा, कैसे? हाँ, कौशल्या गड़बड़ कर देते हैं। जी, जी। तो इस तरह के छोटे छोटे तमाम हैं ऐसे जहां पर हमको बहुत ध्यान देना है। और संधियां अगर आपको ठीक ढंग से पता है तो वो 5 नंबर बड़ी आसानी से आप पा सकते हैं। तो इसके अलावा सबसे मतलब आपने वो जो मैथ वाला बताया ना, जी 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 या तो फुल मार्क्स पा जाओगे आप, हाँ या तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ओके। बिल्कुल। और अगला जो है इसमें प्रश्न आता है 30 नंबर का है मुहावरे और लोकोक्ति का। अच्छा, जी, वो एक बड़ा यहाँ पे पूरे पेपर में गेम बात कर देता यहाँ पे है। जी थोड़ा रोक रहा हूँ आपको जी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहा, जी। दोनों जैसे सुनने में लगते हैं। जी 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 थोड़ा सा बच्चों के लिए एक बार थोड़ी देर के लिए अगर दोनों में डिफरेंस आप बता दें। जी जी, देखिए मुहावरे क्या होते हैं, ये वाक्य का अंश होते हैं। ये अपने आप में देखिए अधूरे हैं, ठीक है। ये जब किसी के साथ जुड़ेंगे तो ही जो है ये उसको पूरा अर्थ देंगे। मतलब ये बात में एक जैसे ना अलंकारिक एक आभूषण जैसा काम करते हैं कि आपने कोई जिस वाक्य आप बोल रहे हैं आपने उसमें जोड़ा और जैसे बोल दिया अंधों में काने राजा, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आपने बोल दिया। या फिर अंगूठा दिखाना, कमर कसना, आपने बोला और वो लोहे के चने चबाना, आपने मुहावरे किसी वाक्य में जोड़ दिए तो भाषा को बल मिल गया, एक अलंकार जुड़ गया, उसमें खूबसूरती बढ़ गई। तो ऐसा हुआ जब मुहावरों को जोड़ा। तो और लोकोक्ति, अच्छा मुहावरे की खास बात और ये अक्सर जब क्रिया के साथ जुड़ रहा है, जब हमने कोई काम किया, जैसे आपने मैंने बोला है अंगूठा दिखाना, कमर कसना, है ना। तो क्रिया के शब्द इसमें अधिकतर मिल जाएंगे। क्योंकि लोकोक्ति क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लोक की उक्ति है। मतलब लोगों के द्वारा जो एक पीढ़ियों से चली आ, जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अच्छा। है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं अगर आपसे कहूँ, आप जी पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, जी 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 जी। आप 2 मुहावरे जो सबसे फेवरेट आपके हों वो बताइए। 2 फेवरेट मुहावरे, हाँ। तो मुझे तो ऐसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच। ये सब भी। बड़ा पॉपुलर है कि अधिकांश मतलब जैसे है ना एक्सक्यूज सब जब ढूंढते हैं तो हर चीज में कमियां बताने लगते हैं। तो जिसको देखो मतलब मन में मेरे जब हम बातचीत सुनते तो मेरी फीलिंग यही आती है कि शायद देखो ये वही बात हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। या फिर जैसे मैं कैसे दूसरा मैंने जो आप 2 पूछे, आपने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए हम लेडीज क्या है, खाना बड़े मन से बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें कई कई नई रेसिपीज भी ट्राई करते हैं। हाँ। हमने किसी को कराया उसको टेस्ट, फिर मन में उसने कुछ उसमें कमियां बता दी, तो मन में फिर फीलिंग यही आती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छा, 2 लोकोक्तियाँ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बताइए आप जो आपको बहुत फेवरेट लगती हो। अच्छा 2 लोकोक्तियां, हाँ जैसे 2 लोकोक्तियां, एक है जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने। अच्छा, एक ये बहुत ये उपयोगी लोकोक्ति है ये कि जब समय बीत गया है उसके बाद कोई मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। तो ये बात स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो यही समय है जिस पर हमको काम कर लेना चाहिए, नहीं बाद में पछताना पड़ता है। तो यहीं पे मैं आपको देखिए एक स्टोरी भी सुना देती हूँ, लगे हाथ मुझे याद आ रही है। तो स्टोरी ये है कि एक बार पत्थरों की दुकान थी। तो वहां पर एक मंदिर के कुछ लोग गए, उनको एक पत्थर खरीदना था। तो एक पत्थर उन्हें बड़ा पसंद आया, तो लेकिन उस पत्थर ने जाने से मना कर दिया। अपने दुकानदार से कहा, अपने मालिक से कहा कि ये पत्थर जो है मुझ पर ये लोग चोट मारेंगे और मैं अपना चोट नहीं सहना चाहता, तो मुझे इसको मना कर दिया, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो दुकानदार ने नहीं दिया उस पत्थर को। उसके बाद फिर कुछ और लोग आए, ऐसे करके लोग आते रहे और पत्थर जो है उस दुकान के जाते रहे। फिर एक दिन वो पत्थर जो है वो दुकान में अकेला बच गया। तो उसका मालिक भी उसको छोड़ के वहीं चला गया कि क्या करेंगे, एक पत्थर ले जाके पड़ा रहे अंदर, वो उसको छोड़ के चले गए। फिर एक दिन फिर मंदिर से कुछ लोग आए, फिर उस पत्थर को उठाए और ले जा करके ले गए और उस पर नारियल फोड़ने लगे। तो सीखने वाली बात यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है कि देखिए अगर वो सही चला गया होता उस किसी समय पे, जब लोग उसको लेने आए थे, तो वो अब तराशा होता, उसने अपने आप को तराशने से ना डरा होता, मेहनत की होती, संघर्ष किया होता, तो आज किसी मंदिर में रख करके उसकी पूजा हो रही होती। आज बिल्कुल उसकी कोई मूर्ति बन रही होती, कुछ बढ़िया सुंदर सी चीज बन सकती थी उससे। और आज क्या हो रहा है, सिर्फ नाली फोड़ने के काम आ रहा है। तो समय को समझना है, समय की महत्ता को समझना है। देखिए जैसे कि प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी हो गई है, अब मुख्य परीक्षा आने वाली है, कुछ ही समय आपको बचा है, तो लग के एक बार प्रयास कर लीजिए। तो अपनी कीमत को समझिए। अगर आपने इस समय पे अपना लगा दिया, अपना 100% दे दिया, तो जीवन चमक जाएगा। और आपका ही नहीं, आपसे जुड़े लोगों का, आपका परिवार का, अपने आसपास के गाँव का, घर का, सब जीवन बदल जाने वाली कहानी लिख जाएगी, है ना। तो यही कहूंगी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली स्थितियां ना ले पाए। और क्या आता है सिलेबस में? बस यही एक मोटा मोटी सिलेबस है। जी 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 ठीक है। जी। अब मैं ये चाह रहा था
जी कि आप ये बताएं कि कोई एक स्टूडेंट जो हमें देख रहा हो, बिल्कुल बिगनर हो, उसने तैयारी शुरू की हो, जी उसके लिए हिंदी का क्या अप्रोच होना चाहिए सामान्य हिंदी को पढ़ने के लिए? जी और दूसरा, एक कोई ऐसा स्टूडेंट जो उसको इस बार मेंस देना हो, जी ठीक है, उसके पास अन्य सब्जेक्टों का बड़ा प्रेशर है, जी तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं जब स्टूडेंट्स को यहाँ पे 2 ज़ोन में बाँट लेती हूँ। एक है जो एकदम फ्रेशर है, पहली बार मेंस भी लिखेगा, पहली बार हिंदी भी लिखेगा, ठीक है? तो उनके लिए मैं ये कहूँगी, देखिए अभी प्रीलिम्स का परीक्षा हुई है, रिज़ल्ट आने में भी कुछ समय बचा हुआ है, ठीक है? और पहली बार चूँकि आप मेंस देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उतनी बढ़िया परख ना हो आपको भी कि कैसे है, तो उन पे भी विषयों पे भी काम करना है। तो मैं कहूँगी कि 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा रोज़ निकालिए। रिज़ल्ट आने तक आपका, मुझे लगता है कि आधा हिंदी तो लगभग तैयार ही हो चुका होगा। देखिए, व्याकरण पक्ष को आपको तैयार करना है, वो याद करने का विषय है। वो लगातार आप याद करिए, कुछ ट्रिक्स पर भी हम लोग बात कर लेंगे आगे के सेशंस में, तो जिससे आपको वो याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है? और जो लिखने वाले पार्ट, जैसे मैंने सैद्धांतिक पक्ष की या साहित्यिक पक्ष की बात की, वो अभ्यास से आएगा। उसके लिए रोज़ आधा घंटा निकाल लीजिए। एक लिखने में, एक अपठित गद्यांश का भावार्थ लिखने में कितना समय लगता है? संक्षेपण कितना लगता है? आदत की बात है कि आदत में डाल लीजिए कि जब, और ऐसा नहीं है कि बड़े सुबह-सुबह निकल उठे और लिख के भावार्थ, नहीं, जब आपको लगता है कि आप अन्य विषयों को पढ़कर थक गए, तब आप हिंदी को उठाइए। तो ये याद करने और एंटरटेनमेंट के साथ इसको करिए। जितना खेल-खेल के, हँसी-खेल में दोस्तों से आपस में बातचीत करते हुए इनको तैयार करेंगे ना इस विषय को, उतना बढ़िया आपका व्याकरण पक्ष तैयार हो जाएगा। जैसे अभी आपस में जैसे हम लोग मुहावरे, लोकोक्ति की जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो जब बात करेंगे तो आपकी भाषा भी इंटरेस्टिंग होगी, कुछ नई चीज़ें निकलेंगे और खेल-खेल में, बातचीत में आपका वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो कुछ मत करिए फिर और प्रेशर फ़ील आप करते ही हैं, है ना? जो पहली बार लिख रहे हैं, तो वो यही करें कि नियमित 1 से 1.5 घंटे के समय निकालें। याद करने वाला जो सेगमेंट है उसको ये नियमित याद करें, लिख-लिख कर याद करें ताकि कोई गलतियाँ ना होने पाए। और लिखने से क्या होगा, एक तो जो वर्तनी की अशुद्धि हो रही है वो, और प्लस जो आपकी वर्तनी अशुद्धि का जो 5 सवाल है, क्वेश्चन, जो शब्द मिलेंगे आपको, वो सभी चीज़ें आपकी ठीक हो रही होंगी। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले पढ़ते हैं, जी, वो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। उनके लिए मैंने बताया लिख-लिख कर। अच्छा। बेस्ट है, लिख-लिख के। क्या कहते हैं ना, जो लिखेगा वो तकदीर बनाएगा। तो लिखिए, खूब लिखिए, आराम से लिखिए, ठीक है? हम लिखते नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जैसे हैं खास तौर पे, तो बाकी पेपर तो वो इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। अब हिंदी का पेपर ही हिंदी में लिखना है, तो ये चैलेंज है। उनको बोझिल सा फिर लगने लगता है कि अलग से फिर हिंदी का माहौल बनाना, अपना माइंडसेट बनाना, फिर हिंदी में अलग से लिखना, तो थोड़ा-सा उनको चुनौती भरा लग सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहानी में भी बताया कि यही समय है, मेहनत कर लीजिए, संघर्ष का समय है। जितना लिखेंगे अपनी तकदीर बनाएँगे, लिख-लिख कर याद कीजिए। अच्छा, ये जी। तो बात होगी बिगिनर्स के लिए। जी, ऐसे स्टूडेंट जो इस बार मेंस लिख रहे हो, जी, वो क्या अप्रोच अपनाएं? जी। तो उनके लिए देखिए बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपनी गलतियों को जानिए, ठीक? गलती कर क्या रहे हैं, नहीं हो तो एक डायरी बना लीजिए। उस डायरी में अपनी बातों को लिखिए कि कहाँ-कहाँ, किस सेगमेंट में गलती हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, भावार्थ लेखन का, अगर जैसे पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, तो भावार्थ लेखन के प्रश्न में क्या होता है कि पढ़ा, एक तो जल्दबाज़ी में पढ़ते हैं। हमें पैराग्राफ पढ़ने की टेक्निक नहीं मालूम, मुझे लगता है हम बोझ जैसा पढ़ते हैं। हम, जबकि वो एक-एक लाइन बाय लाइन बड़े अच्छे ढंग से कनेक्ट है। आप पूर्व में पूछे गए जब प्रश्नों को देखें तो समझ पाएँगे कि बड़ा अच्छा ढंग से बुना हुआ, बड़ी कसावट के साथ, बड़ा ढंग से सेंटेंस फ्रेमिंग और कनेक्शन आपको उसमें मिलेगा। तो जब बारीकी से पेंसिल का प्रयोग करते हुए पढ़िए, उसके शब्द को, अर्थ को ढूँढिए और फिर उसके सेंट्रल आइडिया के आधार पर भावार्थ लिखिए, और भावार्थ ऐसा लिखिए कि वो अपने आप में कंप्लीट पैराग्राफ लगे। इस बात का ध्यान रखना है, कनेक्ट लगे। कई बार क्या होता है, हम बनाते वक़्त सेंटेंस हमारे कनेक्ट ही नहीं हो रहे। लिख तो दिया भावार्थ हमने, अब सेंटेंस कनेक्ट टूटा-टूटा महसूस हो रहा होता है। तो इन सब बारीकी, और कई बार क्या है कि हमने सेंट्रल आइडिया के आधार पर पूरा भाव लिख दिया और उस भाव के चक्कर में कई जो ज़रूरी पॉइंट्स थे वो हमने वहाँ पर छोड़ दिए। मान लीजिए किसी टॉपिक के उसमें उसका सॉल्यूशन भी दिया गया था, परिणाम बताया गया था, हमने उसको छोड़ दिया। हम सिर्फ समय की महत्ता को लिख के चले आए, या धर्म का महत्व, अगर धर्म पे मान लीजिए था, तो हम धर्म की महत्ता को लिखा, और जो धर्म के बारे में बारीकी से जो बात की गई थी पैराग्राफ में, हमने उनको छोड़ दिया। या फिर एक भ्रांति जैसे संक्षेपण को लेकर के है, कहा कि 1/3, अब हम 1/3 को लेके एकदम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, हमको 1/3 शब्दों में ही लिखना है, और ये बात भूल जाते हैं कि 1/3 शब्दों में लिखने के साथ साथ पैराग्राफ को ऐसा लिखना है कि वो अपने आप में परिपूर्ण दिखाई दे। परीक्षक को ऐसा ना लगे कि इसका अगला टुकड़ा कहीं और है, ये कहीं से टूटा हुआ है, वो अपने आप में उसका अर्थ तो मिले, तब तो वो 1/3 का महत्व है। अब आपने एग्जैक्ट 1/3 लिख दिया, है ना, और अर्थ नहीं निकल के आ पा रहा, अपने आप में परिपूर्ण नहीं लग रहा है, तो फिर नंबर कम हो जाएँगे। इसी बात के 20 नंबर है वहाँ पर, और पता चलता है एक सेंटेंस में छोटा सा शब्द की लगा दिया,
2 सेंटेंस जुड़ गए। तो हो सकता है कि 1/3 में एक शब्द आपका ज़्यादा हो जाए, लेकिन अर्थ तो दे रहा है ना, तो ये बारीकी होती है। तो तमाम जगह पे जैसे कि मैंने कहा कि पत्र लिखन वाले जो प्रश्न हैं, उसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न है, वहाँ नंबर कट जाते हैं। मैं उसमें ये सजेस्ट करती हूँ कि इतना लिख-लिख के अभ्यास कर लीजिए कि वो अपने आप ही जहाँ कॉमा लगना है, वहाँ कॉमा लग जाए, जहाँ पूर्ण विराम लगना है, तो पूर्ण याद लग जाए। बिल्कुल याद रट जाए, मतलब पेन कलम रुके नहीं, पेन आपके मतलब होता है ना, मसल्स की भी अपनी याददाश्त होती है, तो जो हाथों के मसल्स को याद करा दीजिए कि कॉमा यहाँ लगना है तो लगना है, सेवा में लगाया है तो कॉमा लगना है, कि ये इस तरफ एड्रेस की जगह है तो फिर एड्रेस की जगह वहीं पे होनी, मतलब आपकी मसल की भी मेमोरी बन जाए इस जगह पे। इस तरीके से इतना लिख करके अभ्यास कर लीजिए, तो वहाँ आप लिख-लिख के अभ्यास हो सकता है। दूसरा, पुराने स्टूडेंट जैसे गलती करते हैं, जैसा कि मैंने 30 नंबर का जो मुहावरे लोकोक्ति की बात बताई, तो सेंटेंस को फ्रेम करने में, वाक्य बनाने में गलती कर देते हैं। तो इसको भी बना के हम तो कहते हैं कि जैसे आप पुराने देखोगे, अवलोकन करेंगे जब आप उन्हें पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का, तो आप पाएंगे कि 10 में से देख रहे हैं कि मतलब 60% 70% तो रिपीट हो रहा है। तो एक बार पढ़ के उनका ठीक ढंग से अभ्यास कर लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर परीक्षा में भी लिखना आसान हो जाएगा। देखिए, दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि हमको किस दिशा में वाक्य को बनाने हैं, और कई बार बनाते वक्त बड़े हल्के वाक्य बना लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर वही राम सीता वाले पुराने ज़माने में जो बनाया करते थे। कोशिश कीजिए कि आपके जो वाक्य बने वो समसामयिक बने, दैनिक जीवन की घटनाओं से बने, कोई एक मैसेज देने वाले बन जाएँ। तो ऐसे, और वाक्य ऐसे हो जो थोड़ा-सा अपने आप में परिपूर्ण दिखाई, कंप्लीट कंप्लीटनेस हो उनमें, अधूरा ना लगे। जैसे यही चीज़ हमने गद्य में भी कही कि अपने आप में कंप्लीट एक पैराग्राफ लिख जाए वो। उस मुहावरे को यूज करने के नाम पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, हाँ, कुछ भी लिख दे वो रहे हैं। नहीं फीलिंग हाँ, तो सबसे पहले तो सटीक अर्थ याद कर लें उनका, और सटीक अर्थ याद करने के बाद एक बढ़िया वाक्य बनाएँ, ठीक है? परिपूर्ण वाक्य बनाएँ, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाएँ, तर्कपूर्ण वाक्य बनाएँ, थोड़ा-सा स्तरीय वाक्य बनाएँ, है ना? समसामयिक मुद्दों से बनाएँ। तो ये यहाँ पर छोटी-छोटी जो इन सेगमेंट्स में गलती होती है, ध्यान बारीकी से काम करेंगे, हो जाएगा, बड़ी आसानी से नंबर मिल जाते इतने देर बाद जो मुझे समझ में आया हैं। जी, वो ये है कि हाँ, प्रैक्टिस मैटर करता है। प्रैक्टिस मैटर कि का आप जितना आप बहुत हिंदी के विद्वान होंगे जरूरी नहीं, ज़रूर, मैंने कहा ना, सामान्य हिस्से पाने के लिए जी, आप अगर एक सेट पैटर्न है उसको फॉलो करके आप अगर लिखते हैं, खूब जी, रटते हैं, जी। तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। बिल्कुल सर, अच्छा, जी। तो अब मेरा ये मानना ये है कि अब बच्चों को ये भी बता दीजिए आप कि वो सोर्स क्या है। नहीं, सोर्स पर जाने से पहले मैं अभ्यास, जैसा कि आपने कहा, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। अच्छा, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए, लिखिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और हम लोग की देह की मॉक की टेस्ट सीरीज़ भी हैं, तो उन पर काम कीजिए। उन पर जब आप इतना लिख लीजिएगा, एक्सपर्ट्स आपको वहाँ पे रिव्यूज़ देंगे, कमेंट देंगे। ये खास तौर पे जो पुराने जो हैं, कई बार मेंस लिख चुके हैं, हिंदी की में अंक कम रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से कमी आ रही है, तो वो जब 1 टू 1 डिस्कशन कर लेंगे, बात कर लेंगे, उनको उनकी गलतियाँ समझ में, मेन चीज़ देखिए, समस्या का पता चल जाए तो समाधान आसान हो जाता है। तो कई बार पुराने स्टूडेंट्स इसी में उलझ जाते हैं, वो अपनी गलती नहीं जान पाते हैं कि वो गलती कर कहाँ रहे हैं, है ना? तो जैसे जब वो लिखेंगे, लिख-लिख के अभ्यास करेंगे, टेस्ट देंगे, तो टेस्ट के टाइम देने से एक तो डर निकल जाएगा। परीक्षा में मैनेजमेंट जो एक, देखिए मैनेजमेंट की बात आई तो मुझे याद आया, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, प्रीलिम्स में हम मैनेज कर लेते हैं, मेंस में जैसे जीएस के प्रश्न है तो वहाँ कई बार अभ्यर्थियों का 3 घंटे का कम पड़ जाते हैं, ठीक है? प्रश्न पेपर जो है पूरा ही नहीं हो पाता है। हिंदी में क्या करते हैं कि हम समय बचा लेते हैं, हम 1.5-2 घंटे में करके बैठ जाते हैं। जब आपको पूरा 3 घंटे का समय दिया गया है तो उसका उपयोग कीजिए। भाई, वहाँ बैठे ही तो हैं, तो ऐसा बना लीजिए कि व्याकरण वाला पक्ष है तो उसको ठीक से आराम से कर लिया, और जो बाकी जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसका जो आपका साहित्यिक वाला पक्ष है, समझ के उसको पढ़िए, पूरे समय का सदुपयोग करिए। तो यही आप मॉक टेस्ट में सीखते हैं। जब आप वहाँ लिखेंगे 3 घंटा, तो आप समझ जाएंगे समय का प्रबंधन है कि किस समय में आपको कितना लिख लेना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, गलतियाँ आपको समझ में आ जाएंगी। मैं सोर्स की बात कर रहा था। जी, सोर्स भी एक बार बता दीजिए, कुछ ऑथेंटिक सोर्स हो, जी, जो, क्योंकि ये बच्चे भाई भारत के किसी भी हिस्से से देख रहे होंगे या पूरे यूपी के किसी भी हिस्से से देख रहे होंगे, तो उनको ये लगता होगा कि भाई हमारे पास ये अप्रोच, चलो ठीक है हम इंस्टीट्यूट चले जा सकते हैं। जो बच्चे इंस्टीट्यूट को नहीं अवेल कर सकते, वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो वो क्या ऑथेंटिक सोर्स हैं, मुझे लगता है ये भी आपको बताना चाहिए बच्चों को, जी, और इससे उनकी काफ़ी मदद होगी। जी, जी, जी। तो देखिए, एक तो डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब है। डॉक्टर हरिदेव बहार। जी, डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब को आप पढ़ लें। इसके अलावा आप डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये 2 किताबें मुझे लगता है कि अपने आप में सफिशिएंट हैं, इस पर काम कीजिए। बाकी मार्केट में तो भीड़ है ही किताबों की, कंटेंट की, वो एक इन्फॉर्मेशन पॉल्यूशन का दौर है, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को हमारे उनमें नहीं फँसना चाहिए। एक सबसे पहले हमने कहा ना,
आप कुछ मत करिए, पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को देखिए। पीवाईक्यूज को आप ऐसे समझिए जैसे रिलीजियस बुक, होली बुक्स को आप समझते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, या आपको आपका कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, ठीक है, या फिर कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है हिंदी बहुत अच्छे से आ रही, तो पीवाईक्यूज को देखिए। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन आप जितना ज्यादा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, डर खत्म होता जाएगा और आप अच्छी स्थिति में आते जाएंगे हिंदी को लेकर ना, सफलता की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। तो पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को एक बार ठीक ढंग से लगा लीजिए। इसके डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब है, डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है। ये 2-3 किताबें हैं मोटा मोटी जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं। और प्लस ध्येय का तो कंटेंट है ही, ठीक है, मैं वही आ रहा था जी 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 कि एक संस्थान के रूप में, जी। ठीक है, ध्येय क्या प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों जी। को या किस तरीके से हेल्पफुल कर सकता जी। है, मैं चाह रहा हूँ आप उस पर भी प्रकाश। देखिए, जैसे मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है हिंदी में, और टेस्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट अवेलेबल है, उसके बाद हमारा मॉडल आंसर भी है उसके साथ। ठीक है, आप मॉडल आंसर से अपने आप को देख सकते हैं। प्लस चूंकि कॉपी करेक्ट होकर मिल रही है, 1-to-1 डिस्कशन है, तो वहाँ आप अपने आप को सुधार कर अच्छा, सकते ये हैं। बड़ा यूनिक है, 1-to-1 डिस्कशन। बच्चे ने जो लिखा हुआ है जी जी वो आपको एक लोग एक्सपर्ट या जी मतलब वो आपको हाँ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जी जी और एक गलतियां कहाँ कहाँ। जी जी और एक इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर इस बार धी ने जोड़ा है कि जो आपको टेस्ट मिल रहा है उसको भी हम एक बार डिस्कशन कर दे रहे हैं ऑनलाइन। एक फैकल्टी जो है, या मैं ही कर रही हूँ उसको डिस्कशन इस पर, अच्छा। कि पूरा पूरा पेपर हम डिस्कस कर दे रहे हैं ऑनलाइन। अब सोचिए, आपने पूरा पेपर समझ लिया, क्वेश्चन में कौन सी बात कहाँ कैसे लिखी जानी थी, ये तो अच्छी ठीक है, हाँ ये क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आपको पद मॉडल आंसर भी मिल गया, वो भी आपने समझ लिया। फिर आपको आपकी कॉपी पे कमेंट मिले हैं, उन कमेंट से आप समझ गए कि कहाँ कहाँ मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल एक हिंदी की तैयारी हो जाएगी, प्लस हिंदी का जो ध्येय का कंटेंट अवेलेबल जो आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, वो है ही, उसके साथ आप जा सकते हैं। अच्छा, मैं बच्चों के कुछ और बेसिक सवाल पे जो बच्चे कभी कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं जी या कभी कभी एड्रेस करते हैं, सब लोग उसे एड्रेस नहीं करते हैं, ये कुछ एक तो बेसिक सवाल है, मैं चाह रहा हूँ आप भी उस पर जरूर बताएं। जी 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 एक तो किसी बच्चे की अगर मात्रात्मक त्रुटियां हो रही हैं या भाषा के स्तर पे समस्या है, तो और वो बिल्कुल प्रिपरेशन करने आ चुका है, शुरू में ये चीजें उसने बहुत ध्यान दी नहीं, जी तो अब वो कैसे करे, मात्रात्मक त्रुटियां और भाषा पे पकड़ उसकी कैसे हो सके। हिंदी की एक बहुत खास बात है कि अगर आप इसका उच्चारण सही करेंगे तो आप लिखेंगे भी सही, ठीक है ना, बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही। तो सबसे पहले तो उस पर काम कीजिए। ये जो हम लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं ना, बोलते बोलते हमें अंदाजा भी नहीं है कि कितने गलत शब्दों का प्रयोग हम कर जाते हैं, क्योंकि वो भाषा में इतने आ चुके हैं कि हमको अंदाजा ही नहीं कि हम कहाँ कहाँ गलत बोल रहे हैं। तो थोड़ा जब भाषा बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भाषा पे अपनी नजर रखिए कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, कहने का मतलब ये है। प्लस अब अच्छे शब्द मिलेंगे कहाँ से, तो उसके लिए पढ़ना सीखिए, पढ़ने की आदत डालिए। जब आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा लिखेंगे। बेस्ट तरीका इसका ये, क्योंकि हम हिंदी पढ़ ही नहीं रहे हैं, खासतौर पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। भाई जब इंग्लिश में ही सारा कंटेंट है, इंग्लिश में ही हमको लिखना है, सिर्फ हिंदी के लिए अलग से काम करना है, तो इसका तरीका यही है कि हिंदी में पढ़ना सीखिए। कुछ नहीं मिल रहा तो न्यूज़पेपर ही पढ़ लीजिए, कोई आर्टिकल ही पढ़िए, नियमित पढ़ने की आदत डालिए। जब पढ़ेंगे वहां से आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे, अपनी वोकैब को इम्प्रूव कीजिए। देखिए, शब्द भंडार का खेल है, आपकी वोकैब जितनी अच्छी होगी आपकी भाषा भी उतनी अच्छी होगी। क्योंकि देखिए क्या है कि कोई भी भाषा वही जितनी समृद्ध कैसे होती है, शब्द भंडार से ही होती है ना। जिस भाषा का जितना बड़ा शब्द भंडार होता है वो भाषा उतनी पॉपुलर होती है। हिंदी आज तीसरे और चौथे नंबर पे बोली जा रही है, उसका कारण यही है कि इसमें अडेप्टेबिलिटी है, अनुकूलनशीलता है कि कई भाषाओं के, सिर्फ हिंदी में सिर्फ हिंदी नहीं है, संस्कृत से तो यात्रा करती है, हिंदी तक पहुंची ही पहुंची। इसने कई बोलियों का भी समावेश कर लिया अपने आप में। इसके अलावा कई विदेशी भाषाओं का, जो लोग आते गए वो उन भाषाओं के शब्द विदेशी जो है हमारे अडेप्ट किए हमने, तो एक समृद्ध भाषा बन गई है। इसकी वोकैब बहुत बड़ी, तो इसके बोलने वालों के ऊपर भी यही बात लागू होती है कि जितनी बड़ी आपकी वोकैब होगी, जितना शब्द भंडार आपका जितना अच्छा होगा, आपकी भाषा पर पकड़ भी उतनी मजबूत होती जाएगी। 150 अंकों का रखने का, और लगता है कि 150 अंक है, कमीशन का पर्पज ही यही है कि आपकी भाषा को परखना है कि आपकी समझ कैसी है, अभिव्यक्ति क्षमता कैसी है, आप अपने आप को हिंदी में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही उसका पर्पज है। तो जितना आप उसके मानकों पर खरे उतरेंगे उतने बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे। बच्चे इस बात से भी जूझ रहे होते हैं जी कि राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जी तो हिंदी लिखना है, मान लीजिए ओवर उनका इंग्लिश मीडियम ही है जी या हिंदी माध्यम के भी हैं, जी
हिंदी साफ साफ लिख नहीं पाते। जी तो मैं चाह रहा था चलते चलते आप भी थोड़ा से कुछ टिप्स दे दीजिए कि राइटिंग कैसे अच्छी होगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो जितना कुछ लिखा, जानकारी भी हमको बहुत है, लेकिन जब पढ़ने में ही नहीं आ रही है, तो क्या ही नंबर देगा परीक्षक। और परीक्षक भी थका-हारा बैठा है, उसका क्यों मन। देखिए, आज का जो ज़माना है, सामान्य बातचीत में अगर करें, तो दिखने का ज़माना है, ठीक है? जितनी बढ़िया कॉपी आपकी दिखेगी। देखिए, हिंदी में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली, देखिए, जितना ज़रूरी ये है कि उत्तर सही लिखना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उत्तर को सही से लिखना। आप अपनी कॉपी को प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं? जैसे शुरू में हमने समय प्रबंधन की जब बात की, तो मेरा वहाँ पर एक मतलब ये भी था कि आपको जब पूरा 3 घंटे का समय मिला है, तो समझ-समझ के लिखिए, पूरे 3 घंटे का सदुपयोग कीजिए, आराम से राइटिंग बना के सुंदर अक्षरों में लिखिए। और अचानक से परीक्षा में तो राइटिंग अच्छी हो नहीं जाएगी। पहले से जब आपसे कहा ना कि 1 डेढ़ घंटा लिखिए, जब नियमित रोज़ आप लिखने लगेंगे, तो धीरे-धीरे करके आप पाएँगे कि आपकी राइटिंग अच्छी हो गई। संभल के लिखेंगे, समझ करके ही लिखेंगे, तो राइटिंग धीरे-धीरे करके अच्छी, मतलब इतना तो लगे कि आप पढ़ पाएँ। पठनीय तो कम से कम राइटिंग बहुत खराब यदि किसी की भाषा है, तो वो यही अधिक से अधिक यही प्रयास कर सकता है कि पढ़ने में आ जाए। तो इतना कर लीजिए प्रैक्टिस करके कि आपकी भाषा पढ़ने में आने लग जाए, ठीक है? और सुंदर दिखे तो फिर क्या ही बात है। तो अभी मैम ने लास्ट में बताया कि भाई कुछ लोग लिख तो लेते हैं और वो खुद का लिखा हुआ पढ़ने से बचते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसकी राइटिंग अच्छी हो तो अच्छी बात है। और अदरवाइज़ क्या है कि राइटिंग अगर बहुत ख़राब है या बहुत उतनी अच्छी नहीं है, तो उसका हल मैम ने बताया कि भाई रोज़ धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। और एग्ज़ाम हॉल में भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। जब आप पूरे 3 घंटे मिल रहे होते हैं, तो धीरे-धीरे लिख के प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सभी सेगमेंट पे बात कर लिया कि एक स्टूडेंट कितना सोचता है और क्या-क्या उसके सामान्य हिंदी को लेकर समस्याएँ होंगी हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से हमने अभी बातचीत की, जो मैं समझ पाया, बच्चों को बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इससे रिलेटेड और भी क्या सवाल हो सकते हैं आपके मन में, अगर आपको लगता है कि आपके मन का सवाल रह गया है, तो उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ध्येय आईएएस आपके लिए एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ सामान्य हिंदी को डील करने के लिए आ रहा है, अपनी फीचर्स पे भी हम लेके आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे सवाल रह गए हों जिन्हें लगता है कि हम और बातचीत कर सकते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड आई होप ये बातचीत आपको बेहतर लगी होगी। हम किसी और एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।